नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। यदि भ्रष्टाचार की कोई डिग्री होती तो उस यूनिवर्सिटी का कोई चांसलर होता, वाइस चांसलर होता। वहां से डिग्री लेने वालों ने ऐसे ऐसे गुल खिलाए कि पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी ही गुलजार हो गई। छत्तीसगढ़ के चीफ सेक्रेटरी रहे विवेक धान के बारे में हमने जो हैरान करने वाली तथ्यात्मक जानकारी दी, वो श्री विवेक धान की 300 करोड़ की प्रॉपर्टी से संबंधित थी। और उसके बाद सिलसिलेवार ढंग से हमने आगे भी कुछ पड़ताल की। संजय शुक्ला जो रेरा के मौजूदा चेयरमैन हैं, उनके बारे में जानकर तो और ज्यादा हैरानी हुई कि वो सीबीआई के चार्जशीटेड आरोपी हैं। रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज घोटाले वाले मामले में संजय शुक्ला का नाम चार्जशीट में है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि संजय शुक्ला की कहां कितनी कितनी प्रॉपर्टी है। हमने ग्राउंड जीरो पर पत्रकार नारायण शर्मा के साथ जाकर जो जानकारी आप तक पहुंचाई, उसके बाद कई लोगों ने हमसे संपर्क किया और आगे के कुछ एपिसोड में हम अपनी मजबूत पड़ताल के साथ कुछ और बड़े खुलासे करेंगे। यदि बात भ्रष्टाचार की हो रही है तो कुछ पुराने भ्रष्टाचारों की चर्चा आज इसलिए हो रही है क्योंकि भ्रष्टाचार की महारानी कहलाने वाली सौम्या चौरसिया के बारे में एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। छत्तीसगढ़ का घोटालों के कारण सबसे बदनाम शासनकाल भूपेश बघेल का रहा। उनकी पूर्व डिप्टी सेक्रेटरी रही सौम्या चौरसिया, जो भूपेश बघेल की खासम खास थी, कुछ ज्यादा ही खासम खास रही। वो कोयले घोटाले के बाद शराब घोटाले वाले मामले में जेल में बंद है। 2 दिसंबर 2022 को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। करीब 2.5 साल जेल में रहने के बाद जब वो जेल से बाहर हुई तो ईडी और ईओडब्ल्यू ने एक बार फिर उन्हें शराब घोटाले वाले मामले में अंदर कर दिया था। इसके बाद सौम्या चौरसिया सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने बीती 9 फरवरी को उन्हें वापस हाई कोर्ट भेज दिया। हाई कोर्ट में सौम्या चौरसिया की 2 याचिकाएं लंबित है, जहां जमानत का विरोध करते हुए ईडी ने 10 दिन का समय मांगा, जिसे जस्टिस अरविंद वर्मा की बेंच ने यह कहते हुए नामंजूर कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 सप्ताह का समय दिया है, इसलिए आने वाली 20 फरवरी तक आपको जवाब देना होगा। वैसे मामला शराब घोटाले का हो या कोयले घोटाले का हो, ईडी और ईओडब्ल्यू के अफसरों को भी अच्छी तरह से मालूम है कि कानूनी दांवपेच से आरोपी यदि मालदार हो, वकीलों की फौज खड़ा कर सकता हो, तो उसे जमानत तो मिल जाएगी। लेकिन अपनी ओर से ईडी की भरसक कोशिश है कि सौम्या चौरसिया जेल के बाहर नहीं आ सके। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 2008 बैच की राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सौम्या चौरसिया की काली करतूतों से पुराने आईएएस और आईपीएस अधिकारी भी अच्छी तरह से जानते हैं। जिन दिनों सौम्या चौरसिया भूपेश बघेल के घर में रहते हुए जिस तरह से एक एक कर अपराधों को अंजाम देने में लगी हुई थी, जिसमें उनका साथ देने वाले पुराने आईएएस अनिल टुटेजा और आबकारी विभाग के पुराने एमडी एपी त्रिपाठी जैसे जिम्मेदार अधिकारी लगे हुए थे। और आबकारी विभाग का तो कहना ही क्या था, वहां करीब 30 अधिकारी साफ तौर पर अलग अलग 8 जोन बांटकर समानांतर शराब नीति ऐसे चला रहे थे मानो देश में या प्रदेश में कानून का कोई राज ही ना हो। नकली शराब, नकली होलोग्राम और जम से हजारों करोड़ की उगाही, ये सब बदस्तूर जारी रहा। फिलहाल सौम्या चौरसिया के ऊपर सबकी निगाह टिकी हुई है। यह हैरान करने वाली बात यह है, अभी भी कई अफसर और कुछ सफेद पोस्ट नेता जिनका प्रभाव इतना है कि सत्ता किसी की भी रहे, अपना काम निकालने में माहिर है, ऐसे लोग लगे हुए हैं कि कैसे भी सौम्या चौरसिया बाहर आ जाए। वैसे सबसे ज्यादा फिक्र तो भूपेश बघेल को होनी चाहिए। आपको याद होगा जब सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया गया था, तब भूपेश बघेल ये कह रहे थे कि हम भरसक कोशिश करेंगे कि उन्हें छुड़ा ले। लेकिन सौम्या चौरसिया के विरुद्ध सबूत इतने मजबूत थे कि 2.5 साल जेल में रही, लगातार उनकी याचिका नामंजूर होती रही। और तो और भूपेश बघेल के बेटे चेतन बघेल को भी जेल जाना पड़ा। 6 महीने से ज्यादा वो भी जेल में थे। जो होटल कारोबारी और एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर के सिंडिकेट के माध्यम से करीब 1000 करोड़ की प्राप्तियों के आरोपी रहे। आज की तारीख में चेतन बघेल जेल से बाहर आ चुके हैं। 1 साल से ज्यादा समय तक जेल में बंद रहने के बाद आबकारी मंत्री थे, जो प्रमुख नीति निर्धारक थे, जो खुद को अनपढ़ बताते थे, लेकिन उनके हस्ताक्षर से पूरी नीति बदल दी गई थी। ऐसे कवासी लखमा भी जब जेल से बाहर आ चुके हैं, तो देर सवेरे सौम्या चौरसिया भी बाहर आ जाएंगी। ऐसे में भूपेश बघेल को खुश होने का एक और मौका मिल जाएगा। लेकिन यह फर्क इतना होगा कि चेतन बघेल जब जेल से बाहर आए थे, जिस बेशर्मी के साथ जुलूस निकाला गया था, आतिशबाजी की गई थी, कवासी लखमा के लिए कमोबेश थोड़ा कम ही सही रैली निकाली गई थी। अधिकारी जब जमानत से बाहर आते हैं तो कम से कम जुलूस तो नहीं निकलता, लेकिन कमाई कराने वाले तो यही लोग रहे।
जिन्होंने नेताओं की जेबें गर्म की। कितना पैसा ये कमाते होंगे ठीक कोई अनुमान नहीं लगा सकता। लेकिन विवेक ढांड और संजय शुक्ला के बारे में हमने जो जानकारी दी, पत्रकार नारायण शर्मा के साथ ग्राउंड जीरो पर जाकर हमने सिर्फ 3 ही प्रॉपर्टी दिखाई थी। इसके अलावा एक पूरी लंबी सूची है, 31 बिंदुओं की वो पूरी जानकारी हमने सिलसिलेवार ढंग से प्रस्तुत की। आपको याद होगा जिन दिनों भूपेश बघेल का शासन था, आमतौर पर मीडिया पर भारी दबाव होता था, हम पर भी दबाव बनाने की कोशिश की गई, तब भी हम डटे रहे। आज की तारीख में भी हम लगातार डटे हुए हैं। महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटरों ने हमें 1 करोड़ का मानहानि का नोटिस दिया था। इस मामले में भी भूपेश बघेल नामजद आरोपी हैं। एफआईआर में उनका नाम लिखा हुआ है। ईओडब्ल्यू से लेकर सीबीआई दोनों ही जांच एजेंसियों ने भूपेश बघेल को दोषी मानते हुए एफआईआर में इनका नाम दर्ज किया है। ऐसे ही ढेर सारे मामलों में भूपेश बघेल संलिप्त रहे। लेकिन मौजूदा दौर की राजनीति में जिस तरह की बेशर्मी दिखाई जा रही है, वहां नैतिकता की बात करना बेमानी सा लगता है। बावजूद इसके हम सभी से आग्रह करते हैं, अच्छे लोग राजनीति में आए। जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे राजनीति में, बुरे लोग सिस्टम और राजनीति में काबिज रहेंगे। और यही अच्छे लोग बाद में कहते हैं कि राजनीति बुरी होती है, जबकि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। इसलिए आप इस सिस्टम का हिस्सा बने, अच्छे लोग राजनीति में आए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी, कुछ नए खुलासे के साथ ढेर सारी बातें होगी। नमस्कार।